वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, क्योंकि on 28th of July you are going to have your CBT of MNS 21. Yes, the day has arrived and many aspirants were waiting for this day. Now what you have to do is you have to write the paper and you have to achieve what you have dreamed so far. Before proceeding in the video, I would like to say that if you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. And don't forget to hit the like button. Don't forget to share the video and share your valuable comments too, so that we are knowing that what you people are feeling. चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर MNS 21 CBT. Yes, this exam is going to be computer based test, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ देयर एंड देयर आर 2 शिफ्ट्स। 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। सभी को अपना अपना एडमिट कार्ड मिल चुका है। पिछले कुछ दिनों में, यहाँ तक कि कल रात को भी मेरे पास कई बच्चों ने व्हाट्सएप मुझे किया है कि उनका एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आया है और दे आर नॉट एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स। ऐसे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टडी मंत्रा ने मेल कर उनसे पूछा था, इंडियन आर्मी से, जो भी आपके ये DTO वगैरह हैं जो ये पेपर ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, क्या इशू आ रहा है, क्यों उन्हें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उनके एडमिट कार्ड। तो हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया था, बट दे हैवंट कंप्लीटेड देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय डिपॉजिटिंग द फ़ी। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और फ़ी डिपॉज़िट नहीं की थी एग्ज़ाम की, उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। या फिर अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक कर रखी थी जिसकी वजह से आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो भी आपके एडमिट कार्ड आप तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे एस्पिरेंट्स को दुखी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि दे हैव लॉस्ट देयर वन चांस, बट स्टिल लाइफ इज़ नॉट गोना बी स्टॉप है। आपके पास दूसरा चांस आएगा, 2022 का मौका आएगा। आप उसमें इन गलतियों को ना दोहराएं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी फॉर्म फिल करें तो उस फॉर्म फिल का आपको कंफर्मेशन एक लेटर ज़रूर मिलता है कि हाँ, ऑल द प्रोसेसेस which were involved in the filling of the form, you have completed them and now this is the confirmation page. तो आप उस confirmation पेज को लेना ना भूलें। अगर आपने confirmation पेज नहीं लिया है, रजिस्टर्ड ID नहीं ली है, तो आपको आगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कतें आ सकती हैं। खैर, वो कहते हैं ना, बीती ताई बिसार दे, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे में उदास मत होइए और अभी से जुट जाइए अपने 2022 के एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है भगवान ने आपको एक और मौका दिया हो, ताकि इस बार आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो 28 ऑफ जुलाई को 2021 यानी CBT देने जा रहे हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे आपको वहाँ पर जाना है। आपको आपकी एडमिट कार्ड में शिफ्ट में आपकी टाइमिंग दिया होगा कि आपकी जो शिफ्ट की टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं। उन शिफ्ट टाइमिंग से हमेशा आधे से 1 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुँचिए, ताकि कोई भी हौच पौच या फिर आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए टाइम की कमी की वजह से। क्या होता है कि अक्सर हम क्या सोचते हैं, हमने अपने माइंड में एक टाइम सेट करके रखते हैं कि भाई अगर 8:30 का पेपर है तो चलो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे या
8:15 तक पहुंच जाएंगे, फिर भी 15 मिनट में हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में भगवान न करे कोई आपको इमरजेंसी आ जाए, लाइक आप कोई चीज़ भूल जाओ और आपको वहाँ पर अरेंज करनी पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पास टाइम नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आधे से 1 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके घर से दूर है तो बेटर रहेगा कि आप कल ही यानी 27 को ही अपना सेंटर एक बार देख आएँ, ताकि 28 को आपको सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप अपना सेंटर पता कर लें, सेंटर देख आएँ, वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये सारी चीज़ें देख आएँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपको एडिशनल कोई भी प्रेशर टाइम की कमी की वजह से फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही इतना प्रेशर होता है कि बच्चा क्वेश्चन पेपर डील कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में छोटी सी गलती भी हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें अपने साथ एग्ज़ाम के लिए क्या क्या लेके जाना है। देखो, दिस इज़ द टाइम ऑफ कोविड पैंडमिक, सो एवरीवन नोज़ कि फेस मास्क, सैनिटाइज़र दे आर मस्ट। अगर आपके पास फेस शील्ड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास फेस शील्ड अवेलेबल नहीं है वो अपना फेस मास्क और सैनिटाइज़र ले जाना ना भूलें। आप अपने साथ अपनी पानी की बोतल भी ले जाएं, लेकिन वो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स जो नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं जिनमें आप देख सकते हैं, वो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स को ले जाइए। कोई भी स्टील प्लास्टिक की बोतल आपको जो कलरफुल बॉटल्स होती हैं वो नहीं ले जानी है। ऐसी बोतल ले जाइए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें वाटर लेवल आसानी से देखा जा सके। तो आपको अपने हैंड सैनिटाइज़र, अपना फेस मास्क, फेस शील्ड और आपको अपनी वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। इसके साथ आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ लेकर जानी है। आई एम रिपीटिंग, आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ वहाँ पर लेकर जानी है। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एडमिट कार्ड की एक ही कॉपी लेकर जाते हैं और दूसरी कॉपी ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में उन्हें वहाँ पर 5 मिनट रोक कर उनसे एडिशनल क्वेश्चंस किए जाते हैं, उन्हें रोक लिया जाता है। तो फिर आप पर क्या आता है, प्रेशर आ जाता है कि यार शुरुआत ही गलत हो गई, अब पता नहीं आगे पेपर कैसा होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एडमिट कार्ड की 2 कॉपियाँ ले जाइए। इसके साथ आपको अपनी एक फ़ोटो आईडी भी लेकर जानी है। वो फ़ोटो आईडी आपकी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फ़ोटो आईडी है, दैट इज़ योर आधार कार्ड। आप अपने साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड इन ओरिजिनल लेकर जाइए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोटोकॉपी को आप वहाँ सेंटर पर सबमिट करके ओरिजिनल अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ आपको आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो आपने वहाँ पर लगा रखी थी फॉर्म फिल करते टाइम, वो आपको एक फ़ोटोग्राफ उस एडमिट कार्ड पर भी स्टिक करनी है। यानी आपके पास 2 कॉपीज़ हैं एडमिट कार्ड की, तो आपको एक एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पर स्टिक करनी है। साथ ही साथ वो फ़ोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है यू हैव टू साइन ऑन दोज फोटोग्राफ्स जो आप वहाँ पर एडमिट कार्ड पर चिपकाएंगे। सेल्फ अटेस्ट करने का एक तरीका होता है कि आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटो पर और आधे पेपर पर होने चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन्हें सेल्फ अटेस्ट करिएगा। यानी सपोज़ माय नेम इज़ मानसी मिश्रा, तो आई विल राइट मानसी ऑन दैट फोटोग्राफ एंड मिश्रा ऑन द पेपर। ऐसा नहीं है कि वो मिश्रा मैं पेपर पे कहीं भी लिख दूँगी, पास में जैसे मानसी मिश्रा लिखते हैं तो आधा नाम जो मानसी है वो मेरा फोटोग्राफ पे आएगा और मिश्रा पेपर पे आएगा। ये होता है सेल्फ अटेस्ट करने का तरीका। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों ही एडमिट कार्ड्स में जो आप फ़ोटो लगाएंगे उन्हें सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। इसके साथ आप 1 से 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ रख लीजिएगा, ताकि वहाँ पर अगर अटेंडेंस शीट में आपकी वो फ़ोटोग्राफ चिपकाई जाती हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया कि मैम वो फ़ोटोग्राफ तो है नहीं जो हमने फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी, अब ऐसे में हमें क्या करना है। तो लेट मी टेल यू कि अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपनी रीसेंट कोई भी फ़ोटो वहाँ पर स्टिक कर लीजिए और उसे सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए।
अगर वो होती तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपनी एक रीसेंट फ़ोटो वहाँ पर स्टिक कर दीजिए, उसे सेल्फ अटैच कर दीजिए और वही फ़ोटो आप अपने साथ भी लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास आपका फ़ोटो आईडी होना मस्ट है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो अगर वोटर आईडी है तो वो अपनी वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ फिल करी है अपने फॉर्म में, वही एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपके आधार पर भी होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों के आधार में जैसे डेट पहले के टाइम के आधार हैं, उनमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ मेंशन होता था, डेट नहीं मेंशन होती थी। तो ऐसे जिनके पास आधार कार्ड हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने आधार कार्ड को करेक्ट करा लें, उसमें करेक्शन करा लें और इस टाइम जो आधार कार्ड बन रहे हैं उनमें डेट और ईयर दोनों ही मेंशन है और वो डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो फॉर्म में फिल है। तो अगर नहीं है या है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत ना आए उसके लिए आप अभी से करेक्शन करवा के अपने साथ रख लीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके साथ आप अपने साथ एक बॉल पॉइंट पेन भी ले जा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर लेके जानी है। कुछ बच्चे कह रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे कि मैम वैक्सीनेशन इज़ कंपलसरी फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। देखिए, अभी वैक्सीन्स इंडिया के हर स्टेट में लगभग अवेलेबल नहीं है। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन स्टिल अभी भी हमारी जो बहुत सारी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन नहीं लगाई जा पाई है क्योंकि वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए वैक्सीनेशन को कंपलसरी फ़िलहाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और अगर नहीं कराया है तो परेशान बिल्कुल मत होइए। आप बस जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड को लेकर उन्हें फॉलो करिए, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, वहाँ खड़े होंगे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है आपको, फेस मास्क है, सैनिटाइज़र है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपने सेंटर पे जाना है। ये तो रही वो बात कि हमें क्या लेकर जाना है। अब बात आती है ड्रेस कोड की। कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या पहन कर जाना है एग्ज़ाम के लिए, चेकिंग कैसे हो सकती है। देखिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप सारे सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए जाएं। सिक्योरिटी मेजर से मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मतलब फुल्ली पैक्ड होके जाना है कि कोई आपको अटैक ना कर पाए। सिक्योरिटी मेजर से मेरा मतलब है वो रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी जनरल एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ नहीं करना है, ना ही लेकर जानी है। अननेसेसरली आपको कोई भी एडिशनल पेन या फिर ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी है जिसकी वजह से आपको गेट पर रोका जाए। इसके साथ ही साथ आपको, अगर आपने कोई ईयरिंग, कोई फैंसी आइटम, ज्वेलरी पहन रखी है तो प्लीज़ उसे एक दिन के लिए उतार दीजिए, क्योंकि अननेसेसरली वहाँ पर आपको चेक किया जाए, रोका जाए, 5-7 मिनट वेस्ट हो, आप पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, आपको डांटा जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि जो भी आपने फैंसी आइटम्स, अननेसेसरली ज्वेलरी पहन रखी है, चाहे वो अगर नोज़ पिन पहनी हुई है और वो उतरने ना वाली कंडीशन है कि लाइक नहीं उतर पा रही है, तो आप उसे पहन कर जाइए। लेकिन ईयरिंग्स हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ है, आपने रिंग्स वगैरह पहन रखी हैं, तो प्लीज़ उसे उतार दीजिए और फिर उतार कर ही उन्हें एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए। इसके बाद ड्रेस कोड की बात करते हैं कि कौन से कपड़े पहन के जाने चाहिए। देखो, यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विच इज़ अ नेशन वाइड एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है, आपने थोड़ा सेंसिबल मोड में जाना है। लाइक अगर आप जीन्स पहन के जा रहे हैं दैट्स फाइन, ठीक है, तो एक जीन्स पहन लीजिए, शूज़ पहन के चले जाइए। बेल्ट का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि बेल्ट से क्या होता है कि आप वहाँ सिक्योरिटी मेजर्स में आपको रोका जा सकता है। आप हाफ़ टी शर्ट पहन के जा सकते हो। बहुत ऐसे कपड़े पहन के जाइए जिनमें आप आराम से 1.5 घंटा बैठ के रिलैक्स माइंड के साथ पेपर को अटैम्प्ट कर पाएँ। ऐसा कुछ भी मत अननेसेसरली पहन के जाइए कि आपको 5-7 मिनट गेट पर रोककर चेक किया जाए और आपको एक प्रेशर फील हो कि यार स्टार्ट ही हमने गलत कर दिया, अब भगवान जाने आगे क्या होगा।
तो एकदम ऐसे कपड़े पहन के जाइए जिससे आप 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से उस प्रेशर को हैंडल करते हुए रिलैक्स कूल माइंड होकर अपना पेपर दे पाएँ। जो बच्चे सूट कैरी करते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, वो सलवार सूट पहन के जा सकते हैं। हिजाब वगैरह अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो उसे अवॉइड करिए, अगर कंपलसरी है तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग डील करिए। लेकिन जो चीज़ अवॉइडेबल हैं, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और रिलैक्स माइंड होकर पेपर देने जा सकते हैं, आप प्लीज़ वो ही फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि शूज़ नहीं पहनने या फिर शूज़ में लगता है कि चेकिंग में अननेसेसरली हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो प्लीज़ स्लीपर्स पहन के चले जाओ। देखो, वहाँ पर आपको एक पर्सनालिटी नहीं बनानी है अपनी कि हाँ शी इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड अप, या फिर यहाँ पर आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है बहुत अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए। आपको क्या करना है, कूल माइंड होके पेपर देना है, पेपर दे के चले आना है और अपना मेरिट लिस्ट में नाम ले आना है। बस इसके बाद सेंटर पे कौन मिला कौन नहीं मिला या फिर कौन था, आपको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ना ही आपको बेस्ट ड्रेस्ड आपका अवार्ड मिलने वाला है। इससे अच्छा है हम वो काम करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हमें लगता है कि हम स्लीपर्स पहन के जाएंगे तो रिलैक्स माइंड होकर 1.5 घंटे बैठ के अपना पेपर डील कर पाएंगे, तो आई विल प्रेफर दैट। अगर आपको लगता है नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ स्लीपर्स में, मुझे शूज़ ही पहनने हैं, आई हैव टू लुक गुड, आई हैव टू लुक सेंसिबल, तो आप वो पहन के जाइए। 5-7 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या आपको सिक्योरिटी मेजर से होकर गुजरना है। ये सारी वो बातें हो गई, वो इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो रूल्स हो गए जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर फेस करने हैं या फिर फॉलो करने हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस का क्या करना है। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ लिया दैट इज़ मोर देन इनफ। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे और हर एक की स्ट्रैटेजी होती है दूसरे को पुल करके अपने आप उसकी सीट पर जाके बैठ जाने। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपका मोराल डाउन करेंगे। यार आपने तो ये पढ़ लिया, मैंने ये नहीं पढ़ा, यू हैव स्टडीड दिस बट आई हैवेंट, या फिर आई हैव स्टडीड दिस बट यू हैवेंट, नाउ आई एम गोइंग टू बी क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल नॉट बी। तो ऐसे बच्चों से, ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे गार्जियन से बच के रहिए, क्योंकि इनका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ आपका मोराल डाउन करके आपको उस प्लेस से हटाना होता है। क्योंकि भाई नंबर ऑफ़ सीट्स आर फिक्स्ड, ठीक है, उसी के लिए कंपटीशन है और आप जान रहे हैं कि एक एक सीट के लिए कितने कितने बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने मोराल को डाउन मत होने दीजिए, मोराल हाई रखिए। वो कहते हैं ना, हाउस जोश, बस वो जोश हमेशा हाई बना रहना चाहिए। आपको अपने दिमाग में बस ये एक बात रखनी है याद कि जितना आपने पढ़ा है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सारा मुझे आता होगा और सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होगा। अगर 240 सीट में बाकी 239 किसका सिलेक्शन होता है मुझे उससे नहीं मतलब, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम इन द लिस्ट। बस इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रख के क्वेश्चन पेपर को डील करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्लीज़ एग्ज़ाम अगर चाहे बहुत क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आए, फिर भी बच्चे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर कि अरे वाह मुझे तो सब आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आ जाता है फिर भी बच्चे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं प्रेशर में आके, यार क्या करेंगे इतना टफ पेपर। तो दोनों ही कंडीशंस में बच्चे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं। आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन पेपर को डील करना है। हर क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है, बस आपको करना क्या होता है, आपको उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। जिस बच्चे के अंदर ये टैलेंट आ गया कि वो क्वेश्चन को पढ़ के और समझ कर डील करने लगेगा, उसका सिलेक्शन उसी समय तुरंत हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर को डील करना एक बहुत बड़ी बात है। कई लोगों में तो ये टैलेंट ही नहीं होता कि वो प्रेशर को डील कर पाएँ, और अगर आप एग्ज़ाम प्रेशर को डील करके अपनी सीट रिज़र्व करते हैं दैट मीन्स यू आर टैलेंटेड इनफ। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर वो ट्विस्ट भी किया होगा तो भी अगर उसे आप कूल माइंड होके पढ़ेंगे ना तो उसका आंसर आपको समझ में आने लगेगा।
अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है तो वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। सबसे पहले उन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जो बिल्कुल सेंसिबल नहीं है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन 2 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज़ करिए जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सही है। फ़िलहाल एमएनएस के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरी ये हर एक उस एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है जो 28 को पेपर देने जा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और एक एक नंबर आपको मेरिट लिस्ट में या तो बनाएगा या फिर निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो टाइम को मैनेज करते हुए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, प्रेशर अपने ऊपर ना बनने दीजिए, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखिए। देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से आप सब पढ़ते आ रहे हैं, तो साइंस के पोर्शन में बहुत कम टाइम आपको लगता है। वैसे तो अगर आप 90 मिनट देखो तो 30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, लेकिन जो आपका साइंस का पेपर है आप उसको क्या करिए, उसे अगर आपको बहुत अच्छे से उस पर कमांड है तो सबसे पहले साइंस को अटेम्प्ट करिए और उसे 15 मिनट्स में या फिर 20 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करिए। इसके बाद आप जीएस की तरफ बढ़िए। जीएस को आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स में करने की कोशिश करिए। फिर आप इंग्लिश की तरफ बढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में अगर आपने जल्दबाजी करी और स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं समझा तो सिली मिस्टेक्स में आप अपने मार्क्स को कटवा देंगे। इसलिए बचा हुआ टाइम आपको इंग्लिश की तरफ देना है। 5 से 7 मिनट अगर आपके बचते हैं और अगर आप देखते हैं कि आप रिवर्स करके फिर से उन क्वेश्चंस पे जा सकते हैं और उन्हें एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं कि आपने सही मार्क किया है या नहीं, या कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो 5 से 7 मिनट आप अपने बचा कर ये काम ज़रूर करिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ज़रूर करिएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और याद है ना, एग्ज़ाम को फोड़ कर आना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट। अब हम 28 तारीख को मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे आया था। टिल देन बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन और एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा। हाँ, ये मत भूलिएगा कि प्रेशर को अच्छे से डील करना है। जो आपने पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा, और हाँ, एक सीट आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। Wish you a very best of luck. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with us.